चलिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए साइंस, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, साइंस के अंदर बेटा आप लोग जानते हैं, एक बार ये है क्या, इसमें देखिएगा जरा ध्यान से। ट्यूशन कराना स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। तो देखो प्यारे बच्चों, बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। आपके एग्जाम के लिए तो आप जानते हैं आपके टेक्निकल हेल्पर, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो, प्री और मेंस दोनों में ही ये 5-5 क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों अब हमें साइंस इस तरह से पढ़नी है कि हमारे जो 5 के 5 क्वेश्चन हैं वो यहां से बैठ जाएं, तभी फायदा है। अदरवाइज तो सीधी सी बात है, पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन अब कुछ ऐसा पढ़ें दोस्तों कि सीधा एग्जाम में बैठ ही जाए यहां से मामला, ठीक है। तो बिल्कुल रंगलाल जी हैं, लोकेश, रविंदर, नरेंद्र, पवन, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, राहुल बिल्कुल आ चुके हैं आप लोग। चलिए, तो अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना। ये अगर आपके कोई और भी फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस आ रही है आगे। तो मैं बता रहा हूं ये सेम क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब ये दूसरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। दिल्ली पुलिस आ रही है, आगे एलडीसी होगी, सीईटी होगी तुम्हारी, और भी अच्छा रेलवे जिसके अंदर साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज है ना। ग्रुप डी आपको पता है आगे, ठीक है। तो एएलपी है, टेक्नीशियन है, इस तरह से अनाप शनाप भर्तियां हैं बेटा, बहुत सारी भर्तियां हैं। सब के अंदर जो क्वेश्चन बैठेंगे वो यहां से डेफिनेटली बैठेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ये बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में आते रहे हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे, ये बता दूं मैं आपको। आप जानते ही हैं, जैसे कि मैं पिछले, हाँ रविंद्र प्रजापति का आंसर भी आ गया है, लोकेश मैं सब बता चुका हूं बेटा। अब ये यहां पर पढ़ाते टाइम जो है आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, और जो चीज़ें यूट्यूब पे अलग से मैंने वीडियो डाल के दे दिया है तुम्हें कि तुम्हें करना क्या है, सारी चीज़ें। अब यहां मेरा जो मोटिव है बेटा वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है ना। तो कोर्स लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, पेज लेना है, ये लेना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग से समझा चुका हूँ। अब आओ बेटा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से। अब देखो इसमें अपना एक मोटिव वो रहेगा बेटा कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, क्योंकि ये पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इनसे दाएं बाएं चीजें जो हैं उनको लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले पूछा गया है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां पर होता है, या उत्पादन किस ग्रंथि में होता है, ये बातें आपसे पूछ रहा है बेटा। तो चलिए जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए फटाफट से। यहां पर रविंद्र का जवाब आ चुका है, बिल्कुल नरेंद्र आप भी जवाब दीजिए बेटा जल्दी से।
मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? चलिए, धर्ममाली जी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ओके रंगलाल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो करते हैं, देखते हैं चीजों को, समझिएगा अब बात को। तो देखो, जैसा कि पता है तुम्हें इंसुलिन, तो इंसुलिन का उत्पादन होता है बेटा अग्नाशय, है ना। अग्नाशय जो है, इसके बारे में बात करें, आंसर हो जाएगा इसका अग्नाशय। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आती हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अग्नाशय, पैंक्रियाज, जैसे लास्ट दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन था, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है, लेकिन ऑप्शन में अग्नाशय नहीं था, ऑप्शन में लिखा हुआ था बेटा पैंक्रियाज। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख दे। तो क्या ये हिंदी में नहीं दे रखा क्या? अरे लिपि तो देवनागरी है तुम्हारी, हिंदी तो है ना। तो इस तरह से लिख देता है। तो आपको इसमें टर्म्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। अब अग्नाशय जो है, इसके बारे में याद रखना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। देखिए, ग्रंथियां जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी और एक बहिस्रावी। तो अब ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करे, उसे कहेंगे हम लोग मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। तो अग्नाशय जो है ये आपके शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है रंगलाल। और देखो भाई, अच्छा तुमसे पूछ ले कि तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो बता देना बेटा यकृत, लिवर, जिगर, जिसे मानव शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले क्या? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है तुम्हारी पीयूष। कौन सी होती है बेटा? पीयूष, मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है बेटा हाइपोथैलेमस को। अरे आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं आप लोग? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आप शोले सीरीज में जाके और डिटेल्स में पढ़ना। इसे सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं, इसे सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी बॉडी में ताप नियमन है, भूख, प्यास, घृणा, नफरत, प्यार, इच्छा, आवेग, इन सबको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। अरे किसके बारे में? अग्नाशय या पैंक्रियाज के बारे में। तो प्लीज देखिएगा, अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, अग्नाशय के दो भाग हैं, एक तो बहिस्रावी भाग और एक अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग से तो स्रावित होता है बेटा अग्नाशयिक रस। कौन सा? अग्नाशयिक रस। जबकि बेटा इसका जो अंतःस्रावी भाग है, अरे कौन सा भाग है? अंतःस्रावी भाग। ये अंतःस्रावी भाग में एक वैज्ञानिक हुए, है ना, लैंगरहैंस। कौन हुए बेटा? लैंगरहैंस। और ये लैंगरहैंस ने लैंगरहैंस द्वीप समूह की खोज की, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा नहीं, डेल्टा। अरे क्या? अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो अल्फा द्वारा स्रावित होता है बेटा ग्लूकागोन। अरे कौन? ग्लूकागोन। बीटा द्वारा स्रावित होता है बेटा इंसुलिन। और डेल्टा द्वारा स्रावित होता है बेटा सोमेटोस्टेनिन। अरे कौन स्रावित होता है? सोमेटोस्टेनिन होता है। तो तुमसे परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा इस इंसुलिन के बारे में। अरे किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। तो प्लीज जरा ध्यान से याद रखिएगा। बिल्कुल सोनू बारिया जी तारानगर से राम राम, राम राम सभी भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन जो होता है बेटा, ये अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से होता है। और अगर
मैं बात करूं आगे और कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, तो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा कि ये जो तुम्हारा बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन। अरे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है प्यारे बच्चों? इंसुलिन करता है। आप जानते हैं आपके शरीर में जो ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा होती है ये 80 से 120 मिलीग्राम होती है। हमारी बॉडी के अंदर 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा है। अब सुनो, इसीलिए ग्लूकोज को मानव रक्त की शर्करा भी कहते हैं। किसकी शर्करा? ध्यान रखना, अरे ये जो 4 घंटे मैं बोलूंगा ना, इनमें से पक्का परीक्षा में 100% छपेगा, तो मुझे सुनिए, है ना। मैं साइंस में केवल एग्जाम से पहले 4 घंटे पढ़ाऊंगा, है ना, तो इनको ध्यान से सुनना। तो ये जो ग्लूकोज है इसे मानव रक्त की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि अपनी रक्त में है। इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। किसकी? अंगूर की। या शरीर के अंदर जो एनर्जी मिलती है कोशिका के अंदर, है ना, तो इसको कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। तो 3 बातें याद रखना ग्लूकोज के बारे में: अंगूर की शर्करा, मानव रक्त की शर्करा या कोशिका का ईंधन। अब सुनो, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? इंसुलिन। अब किसी भी वजह से सपोज कीजिए कोई मनुष्य है, उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, अग्नाशय में कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, तो बेटा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है बेटा मधुमेह। क्या रे? मधुमेह, डायबिटीज या शुगर। मधुमेह, डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन, है ना, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज या शुगर। और मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां पर होता है? अग्नाशय में। तो इस तरह के यहां से 5-6 जो क्वेश्चन ये बने थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल मीठी शर्करा है, बिल्कुल धर्मी जी। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? अब सुन, देखो ये मैंने कहा है ना कि हूबहू छपेंगे, ऐसे के ऐसे आएंगे। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं ये 100 क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे आ जाएंगे, है? मतलब समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा एज इट इज आएंगे, मतलब एज इट इज कॉन्सेप्ट में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटोजोआ से रिलेटेड रोग पूछ लिया, ऑप्शन हो सकता है एग्जामिनर चेंज कर दे। मैं प्रोटोजोआ से पूछ रहा हूं, यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा एग्जामिनर जो है यहाँ पर वायरस जनित रोग पूछ ले, हो सकता है वो जीवाणु जनित रोग पूछ ले, समझ रहे हो। तो इस तरह की बात है, लेकिन आएगा बेटा इन्हीं में से, कंफर्म है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कंफर्म है ये बात, ठीक है। तो ये हुई बात। चलिए, यहां पर कई बच्चों के जवाब आने लग गए हैं, और यहां पर जहां तक मैं कमेंट्स को देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो यहां पर आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों डी ऑप्शन। क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, निम्नलिखित में से किसमें रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो 3 प्रकार के रोग कारक हैं आपके पास प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक याद रखना। प्रोटोजोआ जनित रोग मैं कोनी पालूं। अरे क्या याद करना? प्रोटोजोआ जनित रोग मैं कोनी पालूं। तो देखो, मैं से मलेरिया, क्या बेटा? मैं से मलेरिया, का से काला अजार, निद्रा रोग, पायरिया और ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया महिलाओं में श्वेत प्रदर रोग है, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आपको प्रोटोजोआ के बाद पूछ लेगा जीवाणु जनित रोग, जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक याद कीजिएगा बेटा, मॉक्स कुहेटाजी। अरे क्या? मॉक्स कुहेटाजी,
प्लीज ध्यान से देखिएगा, मोक्ष कु हे टा जी। तो जी से तो याद रखना जी फॉर जीवाणु, अरे जी फॉर जीवाणु है। ये मो से मोती झरा, अरे क्या बच्चा, मोती झरा। फिर तुम्हारा क्षय रोग, कुष्ठ, हैजा और टाइफाइड, अरे हैजा और टा से टाइफाइड। तो याद करना बेटा, जीवाणु या विनोद भाई राम राम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। ओके हाँ, अरे दोगे अनिल चौधरी, साइंस पहली बार क्या पढ़ रहे हो, दोगे, थोड़ा सा इंतजार तो करो, सीख जाओगे। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ जाओ, मात्र साइंस की 4 क्लास। तो देखो, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग, मोक्ष कु हे टा जी। तो मो से मोती झरा, क्षय, कुष्ठ, हैजा, टाइफाइड, ये किसके कारण होने वाले हैं? मुकेश मोहल जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास 2022-23 में लिखे हुए नोट्स हैं और आपकी बुक, हाँ 22-23 वाली मेरी बुक शानदार है। वो 22-23 वाली बुक अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं जाना उससे बाहर। ओके, बाकी सौरभ जाट व्लॉग्स कह रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी इनकी? तो भैया पीडीएफ आप जो नंबर दिया गया है वीडियो में पिछले में जाके देख लीजिएगा, जो नंबर मैंने बताया उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, तो जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग, मोक्ष कु हेटा जी। अब एक और पूछ लेता है बेटा, विषाणु, वायरस, अरे क्या, विषाणु वायरस जनित रोग। तो विषाणु या वायरस जनित रोगों के लिए ट्रिक याद करना, विषाणु या वायरस, इसके लिए ट्रिक याद करना प्यारे बच्चों, ए पी पो चिरखड़े, अरे क्या, ए पी पो चिरखड़े। तो देखिएगा, ए पी पो चिरखड़े, जितना तुम्हारी परीक्षाओं में आएगा ना सब करवा रहा हूं बेटा, सब करवा रहा हूं। तो देखो, ए फॉर एड्स, ए फॉर एड्स, पी से पीलिया, पोलियो, ची से चिकन पॉक्स, अरे चिकन पॉक्स जानते हो ना, छोटी माता बड़ी माता, ये माताएं। रे से रेबीज, खसरा और डेंगू। अब देखो, ये मैंने बता दिया, ये 3 ट्रिक याद नहीं कर सकता क्या? एक ट्यूशन रोग का गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। तो प्लीज इधर देखिए, क्या कह रहा हूं बेटा, प्रोटोजोआ जनित रोग, मैं कोनी पालूं, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग, मोक्ष कु हेटा जी, और वायरस विषाणु जनित रोग, ए पी पो चिरखड़े, क्या, ए पी पो चिरखड़े। तो देखो प्लीज जरा ध्यान से समझना। अब तुमसे क्या पूछ लिया, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग ये ले, मलेरिया है ना, है। तो यहां पर इजी गोइंग आप आंसर दे जाएंगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग निम्न में से कौन सा था, ये था। समझे क्या बात? तो इस तरह की चीजें हैं बेटा। अब यहां पर हो सकता है तेरा एग्जामिनर तेरे से वायरस जनित पूछ लेता, हो सकता है वो बैक्टीरिया जनित पूछ लेता, मतलब पूछे कुछ भी, लेकिन ये कन्फर्म है कि भैया पक्का आएगा रोग से। किससे? रोग से 100% आना है, मतलब आना है बेटा। तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? विकास ख्यालिया जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, विकास जी कह रहे हैं सभी साथी क्लास को शेयर करें, बिल्कुल करें दोस्त। और बिल्कुल पिछले 3 दिन में तुमने 1000 सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अभी मैं देख रहा हूँ इस पे पूरा हो चुका, बिल्कुल शानदार। चलिए शानदार बच्चों, आ जाइए। बिल्कुल यहाँ पर राजीव, अच्छा मामराज गोदारा जी, गुड इवनिंग भैया,
बिल्कुल पढ़ो। विनोद शाबाश, जवाब दे रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया हितेश। चलो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, उन्हें बताओ कि अच्छा कंटेंट है, पढ़ो बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा में आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है तुम्हारे टेक्निकल के लिए तो है ही है, स्पेशली फोकस ही मैंने इसमें टेक्निकल को ध्यान में रखते हुए किया है, लेकिन फिर भी बता दूं बेटा, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, हास्य गैस, लाफिंग गैस। चलिए बात करते हैं यहां पर लाफिंग गैस के बारे में बच्चों। किसके बारे में? लाफिंग गैस के बारे में, हास्य गैस के बारे में। तो देखो यहां पर जो क्वेश्चंस पूछ लेता है तुमसे, वो क्या क्या पूछता है, तो प्लीज जरा ध्यान से देखना। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस, और एक पूछता है बेटा अश्रु गैस, माने टीयर गैस। कौन सी गैस? टीयर गैस। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस होती है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। अरे कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। जबकि प्यारे बच्चों अश्रु गैस होती है प्यारे बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। अरे कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड। एक तो है नाइट्रस ऑक्साइड और एक है बच्चे नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान देना। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO2। तो कंफ्यूज होता है बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ना, कि कौन सी हास्य गैस है, कौन सी अश्रु गैस है। तो देख याद ऐसे करना, हास्य मतलब हंसाने का काम, हास्य तो नाइट्रस। देखो ऑक्साइड दोनों में सेम है, इधर नाइट्रस यहां नाइट्रिक, तो हास्य नाइट्रस। समझ गया क्या? तो ऐसे याद कर लेना, फॉर्मूला वाइज अगर आ जाए तो देख। अच्छा बता, हिंदी फिल्मों में हंसाने का काम करते थे बेटा नटवर लाल। कौन करते थे? नटवर लाल। और नटवर को प्यार से बोलोगे नट्टू। क्या बोलोगे रे नटवर को प्यार से? नट्टू। वो ऐसे डायलॉग सुने होंगे तुमने पुराने टाइम पे, मूछें हो तो नट्टू लाल जैसी है ना, तो वो चीज। तो प्यार से बोलोगे नटवर को नट्टू। क्या? नट्टू एंड टू। आई बात समझ में? इस तरह से। तो ये हास्य गैस और अश्रु गैस से रिलेटेड बात हुई बेटा। तो लाफिंग गैस पूछ रहा है तो क्या करो? नाइट्रस ऑक्साइड टिक करो। क्या टिक करो? नाइट्रस ऑक्साइड टिक करो। बिल्कुल यहां पर सही जवाब था प्यारे बच्चों, बिल्कुल संजू धनखड़ जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, जबकि अश्रु गैस कौन सी हो जाती तुम्हारी? नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाती। राहुल यादव बिल्कुल एग्जाम भी क्लियर होगा बेटा, बहुत डेडिकेटेड होके अब अगले 15 दिन पढ़ाई में जुट जा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, प्री मजे से निकल जाएगा। उसके बाद में मेंस पे थोड़ा और शिद्दत के साथ मेहनत कर लेना। चलो, तो यहां पर हास्य गैस हो गई तुम्हारी नाइट्रस ऑक्साइड, अश्रु गैस पूछ लेता तो नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, ये अश्रु गैस का उपयोग है ना, ये पुलिसकर्मी भीड़ को तितर बितर करने के लिए या कहीं उपद्रव होने वाला है, दंगा फसाद होने वाला है, तो वहां पर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं बेटा? अश्रु गैस, टीयर गैस की। सुना होगा तुमने, पुलिस ने वहां पर टीयर गैस के गोले छोड़े, है ना, तो ये चीज है। तो बढ़िया, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे बच्चों। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता कैसा है बच्चों? तो देखिए, अवतल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, तुम जानते हो तुम्हारे दो प्रकार के लेंस हैं, एक तो उत्तल और एक अवतल। अरे एक तो है तुम्हारा उत्तल लेंस और एक है बच्चा अवतल लेंस। तो देखिए बात करते हैं उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, देखिएगा प्यारे बच्चों जरा ध्यान से। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। जबकि एक है प्यारे बच्चा अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस।
कॉन्केव लेंस, ध्यान दो, है ना। तो उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो उत्तल लेंस बेटा कुछ इस तरह के होंगे, ये उत्तल लेंस हैं, जबकि ये इस तरह का होगा तुम्हारा अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए उत्तल और अवतल लेंस करते क्या हैं, तो देखो प्रकाश की किरण आएगी, सीधी गुजर जाएगी, प्रकाश की किरण आएगी, अपवर्तन के पश्चात ऐसे, तो ये देखो ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, मतलब वास्तव में मिला रहा है। अब ये केंद्रित कर रहा है ना, तो क्या मैं इसको अभिसारी बोल दूं क्या, अरे प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर रहा है तो अभिसारी बोल दूंगा, कन्वर्जिंग बोल दूंगा, ठीक है। जबकि बेटा अब बात करें अवतल लेंस के बारे में, किसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस में कुछ इस तरह का पैटर्न होता है, मतलब अवतल लेंस जो है ना बेटा, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, देखो देखो देखो, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अरे क्या करता है, फैला रहा है, और फैलाता है, इसका मतलब क्या मैं इसको अपसारी कह दूं बेटा, अरे गलत तो नहीं है ना, अरे इसको अपसारी कह दूंगा, इसको डाइवर्जिंग कह दूंगा, अरे क्या कह दूंगा, इसको अपसारी कह दूंगा, डाइवर्जिंग कह दूंगा, बिल्कुल। इसमें ऑलमोस्ट अभी तो सब लगभग 90% टेक्निकल वाले ही हैं, सबकी हालत एक सी है, सब बस पढ़ाई करो, है ना, ऐसा नहीं है कोई थुर्रम खा बैठा है, मजे से आराम से शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, है ना। चलो आओ, तो अब एक चीज देख यार, यहां प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं बेटा, क्या प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए यहां बनने वाला प्रतिबिंब पता है कैसा होगा, उत्तल से वास्तविक, अरे क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन सुनो यहां देखो, यहां प्रकाश की किरणें बेटा इस जन्म में मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर इनके मिलने की कल्पना तो कर सकते हो ना। तो यहां जो प्रतिबिंब तुम्हारा बनेगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक कह दो मतलब आभासी, अरे काल्पनिक या आभासी होगा। और आज से मेरी एक ट्रिक याद करना बेटा, वाउकासी, क्या याद करना, ये दर्पण और लेंस दोनों जगह लगेगा, क्या, वाउकासी, अरे ट्रिक याद करना बेटा, वाउकासी, अरे बिल्कुल हो जाएगा मुकेश, बिल्कुल हो जाएगा, मस्त रे, टेंशन फ्री रे। तो ट्रिक याद करना बेटा, वाउकासी, अरे वास्तविक उल्टे काल्पनिक सीधे, कि जो भी प्रतिबिंब बनता है अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टा होगा, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो हमेशा सीधा होगा, याद रखना, वाउकासी, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। तो देखो अब, तो यहां पर ये बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक है तो बता उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो तू जानता है बेटा कि जो वास्तविक है वो तो सर उल्टा ही होगा, और यहां जो काल्पनिक है वो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, सीधा होगा, बोलो हाँ या ना। तो सीधी सी बात है, प्लीज देखिएगा जरा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा क्या वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, तो ना तो ऑप्शन पहला होगा ना ऑप्शन दूसरा हो गया, कट्टा, ये तो नहीं होंगे। अब सीधी सी बात है इसमें, तो देखो अब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, आवर्धित, छोटा बड़ा, अरे लेंस है यार, चश्मे लगा रखे हैं तुमने, क्या ये बिना आवर्धित किए देता है क्या, या तो छोटा करेगा या बड़ा करेगा, है ना, ये तो कहता है अनावर्धित, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा दे देगा, अरे कांच थोड़ी है जो ऐसा का ऐसा दे देगा, अरे भाई लेंस है, लेंस क्या है, लेंस, तो या तो बड़ा या छोटा। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर सी। आई बात समझ में, ये है बात, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हर क्वेश्चन पे उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर कॉन्सेप्ट जरूर सीखो बेटा। चलो अगला है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ या पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। चलिए सुंदरलाल जी कह रहे हैं सर जी खाटू श्याम आना जी, बिल्कुल खाटू श्याम जी नजदीक ही है यहां से, जरूर। चलो मेरे प्यारे बच्चों,
राहुल यादव जी, मैं क्लास ले रहा हूं बेटा सीकर से। बिल्कुल आ जाइए। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है? प्रियंका ख्यालिया जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। प्रियंका हमारी रीट की बहुत प्यारी बच्ची है, रीट बैच की। ओके चलिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ध्यान देना बेटा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। अरे कौन सा है? यूरिया। अब तुमसे एग्जामिनर इस यूरिया का सूत्र पूछ सकता है। तो यूरिया का सूत्र होता है बेटा NH2CONH2। अरे क्या? NH2CONH2 कहते हैं बेटा इसको कार्बामाइड। अरे क्या कह देंगे? कार्बामाइड। अरे यूरिया है ना, सूत्र क्या हो जाएगा इसका? NH2CONH2 कार्बामाइड। और सुनना, ये प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ तो है ही सही, दूसरा याद रखना है ना, इसका संश्लेषण जिस वैज्ञानिक ने किया, तो याद रखना न तो टू व्हीलर न फोर व्हीलर, ये तो है सिंगल व्हीलर। तो संश्लेषण जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम है व्हीलर। क्या है? वोलर कह दो, व्हीलर कह दो, एक ही बात है। तो यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2, रासायनिक नाम इसका कार्बामाइड है। और इसका संश्लेषण बेटा जो है ये किसने किया था? व्हीलर ने किया था। अरे किसने किया था? व्हीलर ने किया था, व्हीलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब एक और बात याद रखना, ये तो हुई यहां पर है ना, और बातें यहां यूरिया से रिलेटेड जो बात आप ध्यान रख सकते हैं वो याद रखना बेटा कि मानव शरीर द्वारा सर्वाधिक उत्सर्जित कार्बनिक पदार्थ भी कौन सा है? यूरिया। अरे क्या? मानव शरीर द्वारा सर्वाधिक उत्सर्जित कार्बनिक पदार्थ भी कौन सा है बेटा? यूरिया। तो मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित सर्वाधिक जो कार्बनिक पदार्थ जिसका उत्सर्जन होता है वो भी आपका यूरिया है। और मानव शरीर में इसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है बेटा किसके द्वारा? मूत्र द्वारा। अरे किसके द्वारा? मूत्र द्वारा। ठीक है। और अब यहां पर और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? मानव शरीर द्वारा प्रतिदिन त्यागे गए मूत्र की मात्रा बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो। मानव शरीर द्वारा प्रतिदिन कितना मूत्र त्यागा जाता है? तो याद रखना 1 से 1.5 लीटर। अरे कितना? 1 से 1.5 लीटर मूत्र हमारे शरीर द्वारा त्यागा जाता है। और ये मूत्र जो है इसका पीला रंग होता है बेटा यूरोक्रोम के कारण। अरे मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग पूछता है तुमसे कई बार, यूरोक्रोम के कारण। कुछ क्वेश्चन है जो कि ध्यान रख लेना, जैसे मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बेटा? यूरोक्रोम। अच्छा, त्वचा का गेहुआ रंग, त्वचा का गेहुआ रंग होता है बेटा मिलेनिन के कारण। अरे किसके कारण? मिलेनिन के कारण। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे वर्णक वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको डेफिनेटली बेटा दिमाग में बिठा के रखने हैं। ठीक है, ओके। अब आगे देखो बच्चों, और क्या बात करता है आपसे, और क्या पूछता है यहां पर। तो देखो ये हुआ, इसके बाद यहीं पर बार बार एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन रिपीट होता है कि ये जो तुम्हारा यूरिया है ना, यूरिया, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताओ। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या पूछता है बेटा? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। और याद रखना प्यारे बच्चों, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है ना, सबको पता है, सबको पता है। अरे बोलो, यूरिया लाते हो तुम खेतों में डालने के लिए? अरे बोलो, तुम मेरी तरह गांव से, घर से बिलोंग कर, गांव ग्वाड़ी से बिलोंग करते हो, तो बताओ मेरे को फटाफट से कि उस पे कितना लिखा होता है। बिल्कुल राजीव का सही जवाब आ चुका है। अरे यूरिया के कट्टे पे कितना लिखा होता है? 46।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो 46 किलो का है, इसका मतलब ये है बेटा कि उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 46 है। अरे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है प्यारे बच्चों, 46% है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, प्लीज जरा ध्यान से देखना। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चींटी के या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। हाँ राजीव कह रहा है खाद आड़ा कट्टा पर आवे, बिल्कुल सही है राजीव, आता है। 46 लिखा होता है तो वो 46 किलो नहीं है, वो 46% है। और 46% भी क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज है बेटा यूरिया में। ओके चलिए, मीथेन, गोबर गैस जानते हो तुम सब। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। अरे दिखाई दे रहा है, ओके। ये लो भैया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इस तरह का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है तुमसे ग्रंथि और हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, ग्रंथि और हार्मोन के बारे में। बताओ एक बार ध्यान से देखो राहुल, ध्यान से देखो बेटा पूछ क्या रहा है, किस टाइप का, एक बार नजरों में से निकालो। फिर सोल्व तो मैं कराऊंगा, बताऊंगा तो आंसर में वैसे। चलो देखो जरा प्यारे बच्चों, देखो एक तरफ आपको ग्रंथियां दे रखी, एक तरफ उनसे निकलने वाले हार्मोन्स हैं। चल ये तो अभी मना ही नहीं कर सकते, इंसुलिन वाला तो अभी अभी बताया था मैंने, है ना। देख अग्नाशय द्वारा किसका स्रावण होता है बेटा, इंसुलिन का। ये तो बता दो सीधा सीधा, है ना। अच्छा ग्रंथि वगैरह में ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हार्मोन्स वगैरह अपने आप होता है, क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। जैसे पीयूष, पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी से आ जाएगा पिट्यूट्राइन, है क्या। ये देख पीयूष पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी से पिट्यूट्राइन। थायराइड, तो थायराइड से मिलता जुलता नाम होगा बेटा थायरोक्सिन, है क्या कहीं, ये रहा थायरोक्सिन। पैराथायराइड, पैराथायराइड तो पैराथार्मोन, पैराथायराइड पैराथार्मोन। अरे अरे कोई नहीं राजीव, कहाँ याद करने हैं, याद नहीं करने। देख पैराथायराइड, पैरा तो इधर भी क्या आना चाहिए, पैरा। देख ले इधर भी एक ही पैरा, इधर भी एक ही पैरा है, तो मिला दे, ये ले, समझ गया। आगे देख, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ध्यान दे। एड्रिनल तो इससे मिलता जुलता नाम देख ले, तो एड्रिनलिन होगा पक्का, ये ले एड्रिनलिन। पीनियल काय, पीनियल काय के कारण स्रावित होगा मिलेटोनिन, MSH, मिलेटोनिन स्टिमुलेटेड हार्मोन, है ना। इस मिलेनिन के कारण ही तुम्हारी त्वचा का रंग कैसा होता है, गेहुआ। अब इधर देखो, मैं इसमें आंसर बता देता हूं। पहले का क्या 6, तो पहले का 6, इसका मतलब ना तो ऑप्शन ए सही होगा ना 4 सही होगा, 2 या 3 में से होगा। अब आगे मिला थायराइड, तो थायरोक्सिन, मतलब 2 का 2, इसका मतलब यही सही है, तो ये ले। ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, 1 2 भी मिल जाएंगे ना तो भी तेरा काम बैठ जाएगा। तो ये तो हुआ इसका आंसर, देख लिया। अब यहां पर मैं कुछ काम की बातें बताने वाला हूं तुम्हें, वो सुनो। काम की बात यह है बेटा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। सुनता जा देख, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। पीनियल काय, पीनियल काय देख बिल्कुल यहां होती है इस सीध में, है ना। इसको कहा जाता है तीसरी आंख। क्या कहा जाता है, तीसरी आंख, या इसको लैंगिक जैविक घड़ी भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं बेटा, लैंगिक जैविक घड़ी कह देते हैं।
या इसको मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। किसकी रेत? मस्तिष्क की रेत भी इसको कहा जाता है। अब सुनो, तीसरी आंख लैंगिक जैविक घड़ी या मस्तिष्क की रेत है ये आपकी, है ना। अब इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। तो पीनियल काय को तीसरी आंख, लैंगिक जैविक घड़ी या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। देखो सबसे पहले क्या किया गया, चूहे में सर्जरी द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी द्वारा इस पीनियल काय को हटा दिया। तो इस पीनियल काय को हटा दिया तो देखा गया कि चूहे में यौवनावस्था जल्दी आ गई है। इसका मतलब इसका सीधा सीधा संबंध किससे है बेटा? लैंगिक विकास से है। अरे किससे है? लैंगिक विकास से है। दूसरा, इसी पीनियल काय के बारे में याद रखना बेटा, यह प्रकाश और ताप से प्रभावित है। किससे? प्रकाश व ताप से प्रभावित है। अरे देखो मैंने अभी अभी बताया, सबसे पहले चूहे में शल्य क्रिया द्वारा, हाँ बिल्कुल लोकेश शनि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अच्छा, तो ये पीनियल काय है। तो सबसे पहले चूहे में देखा कि शल्य क्रिया द्वारा जब इसको हटा दिया तो यौवनावस्था, अरे यौवनावस्था मतलब जवानी जल्दी आ गई है ना। इसका मतलब इसका सीधा सीधा संबंध हमारे लैंगिक विकास से है, किशोर अवस्था, युवावस्था, ये चीजें है ना, इससे है। और सुन, ये बता रहे यार, ये कुछ कुछ वाले विचार तेरे को दिन में ज्यादा आते हैं या रात को? गर्मियों में ज्यादा आते हैं या सर्दियों में? तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ सर, ये चीजें तो टेम्परेचर पे, प्रकाश पे, इन पे निर्भर करती हैं। बिल्कुल करती हैं साहब। अंधेरे में कुछ कुछ वाले विचार ज्यादा आते हैं, सर्दियों में कुछ कुछ विचार ज्यादा आते हैं, कुछ कुछ वाले विचार। समझता है तू? ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे समझते हो। अच्छा, किसी को नहीं आते? मैं कई बार क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक और कोई कहता है सर नहीं आते मेरे को, तो भैया डॉक्टर को दिखा, आने जरूरी हैं, आने जरूरी हैं। तो वैसे ही बेटा, ये तीसरी आंख लैंगिक जैविक घड़ी मस्तिष्क की रेत मतलब पीनियल काय, ये किस पर निर्भर करती है या किससे प्रभावित होती है? तो ये प्रकाश और ताप से प्रभावित है बेटा। किससे प्रभावित है? प्रकाश और ताप से प्रभावित है। ये यहां पर है तीसरी आंख। समझे क्या? ये हुई इससे रिलेटेड बातें, ठीक है, ओके। इसके बाद में एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसको करो या मरो या लड़ो या उड़ो हार्मोन भी तो कहते हैं, डू एंड डाई। जैसे अब तुम्हारे लिए सिचुएशन कौन सी बन गई? करो या मरो, प्री पास करो या सीधी सी बात है कंपटीशन से आउट हो जाओ। तो अभी हम जिस सिचुएशन में हैं बेटा, वो करो और मरो वाली स्थिति है ना। एड्रिनल ग्रंथि है ना, एड्रिनलिन हार्मोन है। अच्छा, इसको संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं बेटा। एड्रिनलिन को क्या भी कहते हैं? संकट मोचक हार्मोन, या इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अगर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रावण प्रॉपर्ली हो जाए ना तो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। इसके कम स्त्रावण से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तनाव में चला जाता है। जैसे सपोज करो, कई बार क्या होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण नहीं हो पाता, व्यक्ति चला जाएगा डिप्रेशन में, अरे ये क्या हुआ। और अगर एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण हो गया ना तो वो यही कहेगा, कोई नहीं छोड़ इसको, दूसरी देखेंगे। अरे मैं बात भर्ती परीक्षा की कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, है ना। तो ये नहीं, कोई और सही, समझे क्या। तो हताश कभी नहीं होना है बेटा। एड्रिनलिन हार्मोन जो है उसको एक्टिव रखो अपनी बॉडी में, ठीक है। तो इसको जीवन रक्षक, संकट मोचक या जीवन रक्षक हार्मोन कह दिया, संकट मोचक हार्मोन कह दिया। अच्छा, इस ग्रंथि को बेटा 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? 3F या 4S ग्रंथि के नाम से भी किसको जाना जाता है बेटा? एड्रिनलिन को। क्यों 3F? ये बॉडी में फियर, फाइट और फ्लाइट, जैसे कोई डर की सिचुएशन है तो तुम या तो लड़ोगे या भाग जाओगे वहां से, है ना। तो इन तीनों सिचुएशन को यही कंट्रोल करता है, इसलिए 3F ग्रंथि कह देते हैं। या इसको बेटा 4S ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? ये S फॉर शुगर को भी आपकी बॉडी में यही कंट्रोल करता है, S फॉर साल्ट की मात्रा को भी यही कंट्रोल करता है, स्ट्रेस, तनाव, इसको भी यही कंट्रोल करता है। और S फॉर सेक्स,
इसको भी यही कंट्रोल करता है, इसलिए इसे 3F या 4S ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा अजय चौधरी जी, आप पूछ रहे हैं सर ग्रुप डी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो बेटा ग्रुप डी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कोर्ट ने अपना फैसला अभी अपने पास सुरक्षित रखा है, कोई फैसला नहीं दिया है। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं एक्चुअल में ये लफड़ा क्या है ग्रुप डी वाला, कई लोग डिस्कस करते रहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं। देखो वास्तव में है क्या, 2019 में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन डाला भैया, इसमें कह दिया कि ग्रुप डी में अक्सर होता क्या था, लड़के ने बीटेक कर रखी है, गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं, ग्रुप डी ज्वाइन कर ली। अब ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी मतलब रेलवे में 4th क्लास की पोस्ट है। अब 4th क्लास की पोस्ट है तो सीधी सी बात है लोग छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं तो भैया सीटें खाली। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेनिंग कराई, ज्वाइन करवाया, उस पर खर्चा किया, फिर भाई साहब का वहाँ पे काम करते हुए जोर आ रहा है। अरे तो भाई तू कलेक्टर थोड़ी लगा है, ग्रुप डी में लगा है तो काम कर यार, सीधी सी बात है। लेकिन सबको चाहिए भैया मजे चाहिए, तो उन्होंने छोड़ दी तो भैया रेलवे को नुकसान। तो रेलवे ने 2019 में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम लोग मेहनती बच्चों को लेंगे, और मेहनती मतलब ITI वाले, सीधी सी बात। तो ITI योग्यता उस समय अनिवार्य की बात हो गई, ठीक है, और ITI योग्यता अनिवार्य की बात हो गई तो अब चल रहा था, सबने सोच लिया। लेकिन इस बार जब RRB ने नोटिफिकेशन आउट किया तो उसमें योग्यता रख दी इन्होंने 10th। तो पुराने टाइम के सर्कुलर को चैलेंज करते हुए मामला पहुंच गया कोर्ट में मामला पहुंच गया तो सीधी सी बात है, बात निकल के ये सामने आई कि क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो अब ये मतलब क्या है, अभी कोर्ट में है ये मामला कि 10th रखते हैं या ITI रखते हैं। अगर 10th रखते हैं दैट केस में मेरा ये मानना है एग्जाम 17 नवंबर से हो जानी चाहिए, और अगर 10th वाली हटा देते हैं तो क्या पता ये दोबारा फॉर्म रीओपन कर दें या ITI वालों को वरीयता, ये क्या होता है, ये सब मतलब कोर्ट में विचारणीय मामला है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन आपको कोर्ट ने अपना कल का पेपर आपने पढ़ा होगा तो कोर्ट ने यही लिखा है कि हमने फैसले को अभी सुरक्षित रखा है, इसे हम अगली सुनवाई में डिक्लेयर करेंगे। तो जो भी है आपका हो जाएगा, है ना। बाकी मस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम कभी भी हो तैयारी करें, है ना। हाँ ऐसा ही कुछ। चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, ड्राई आइस। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ, यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। एक तो ये बहुत बार पूछता है, एक भारी जल का सूत्र बहुत बार पूछता है, भारी जल या गुरु जल, हैवी वाटर, हैवी वाटर। ये दो सूत्र बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल रिया नायक, हितेश सेन, संजू धनखड़ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से जवाब दीजिए। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ आपसे पूछी जा रही है भैया, सूखी बर्फ। तो देखो शुष्क बर्फ का सूत्र होता है बेटा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भारी जल का सूत्र होता है बेटा D2O। और याद रखना इसकी खोज की थी HC यूरे ने। खोज किसने की, HC यूरे ने। ये क्वेश्चन मैं 3 बार देख चुका हूं। राजस्थान पुलिस 2018 ने पूछा कि भारी जल की खोज किसने की। आफ्टर देन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर मैंने ये SSC में भी देखा, ठीक है। तो भारी जल की खोज किसने की बेटा, HC यूरे ने, ठीक है। और इस भारी जल का उपयोग जो है ना, ये उपयोग किया जाता है बेटा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। किसके रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के फॉर्म में। मतलब स्पीड को कम करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल
किया जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नाथुराम जी, डेली क्लास होती है, पहली बार देख रहे हो? नहीं भैया, डेली होती है। ठीक है, एक दिन टेक्निकल एक दिन साइंस, एक दिन टेक्निकल एक दिन साइंस, एक दिन टेक्निकल एक दिन साइंस। और ये राजीव ने बिल्कुल यहां पर बताया, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, शुष्क बर्फ, ये देखा होगा ना कई बार स्टेज वगैरह पे, मतलब स्वर्ग, तुमने फिल्मों में कई बार देखा है, स्वर्ग का सीन क्रिएट करते हैं, है ना, तो उसमें भी ड्राई आइस का उपयोग कर लिया जाता है। और देखो बेटा, ये भारी जल जो है वहां पर नियंत्रक छड़ में इसका नहीं, नियंत्रक छड़ बोरोन या कैडमियम की होती हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ है वो किसकी होती है? बोरोन या कैडमियम की। ठीक है, वहीं पर एक और बात याद रखना, ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम काम में लोगे। क्या काम में लोगे बेटा? यूरेनियम या प्लूटोनियम। यूरेनियम या प्लूटोनियम, इनको काम में लोगे, है ना। नियंत्रक छड़ बोरोन या कैडमियम की होंगी। ठीक है, शीतलक के रूप में सोडियम पोटेशियम के द्रवित ऑक्साइड काम में लेते हैं। और ये मंदक के रूप में जो भारी जल का उपयोग कर रहे हैं ना, तो भारी जल के साथ साथ बेटा ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट और भारी जल ये दोनों मिलकर मॉडरेटर का काम करते हैं, अकेला भारी जल भी नहीं करता है। नाथुराम जी, क्लास टाइमिंग 7 से 8, डेली लाइव होता हूं मैं, 7 से 8 डेली लाइव होता हूं। ठीक है, ये चीज। चलिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा भारी, ये रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ हो जाएगी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और ये पक्का यहां से पक्का पूछता है कि कोई धातु से रिलेटेड पूछ लेगा कि भैया बताओ इसमें कौन सी चीज है, इसमें कौन सी चीज है, तो जरा ध्यान से देखना। विटामिन B12, है ना, विटामिन, ये मैं सारे एक साथ लिख देता हूं, फिर तुम लास्ट में इसको पक्का दिमाग में बैठा लेना, है ना। तो देखो बेटा, विटामिन B12 में पाई जाती है कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु होती है विटामिन B12 में? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। ठीक है, रक्त में तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है बेटा। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इस हीमोग्लोबिन में पाई जाती है बेटा आयरन। क्या पाई जाती है? आयरन। इसीलिए देखो, महिलाओं को अक्सर डॉक्टर आयरन की गोलियां लेने की सलाह देते हैं, है ना, कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कह दो, पर्णहरित कह दो। तो ये जो क्लोरोफिल या पर्णहरित है, इसमें पाई जाती है बेटा मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु? मैग्नीशियम, Mg। इसी तरह से इंसुलिन, बताया था ना रे अभी शुरुआत आज की क्लास में, है ना, कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्रावण कहां से होता है बेटा? अग्नाशय से। और इस इंसुलिन में पाई जाती है बेटा जिंक धातु। अरे कौन सी धातु? जिंक धातु। तो यहां पर सुमेलित करके पूछा लिया तुमसे, है ना। बाकी क्या पूछ लेता है तुमसे? ये जरूर पूछता है, डायरेक्ट पूछ ले कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु है, इस तरह से, है ना। अब एक और बात बेटा, यहाँ पे पीतल, है ना, तो पीतल, पीतल तुम जानते हो मिश्र धातु होती है। तो ये 2 मिश्र धातु हैं, तो पक्का याद कर जाना, कांसा और पीतल। तो ट्रिक याद करना, तारा के पिताजी। अरे किसके पिताजी? तारा के पिताजी। अरे किसके पिताजी? तारा के पिताजी। कैसे याद करोगे? तो प्लीज प्यारे बच्चों देखिएगा, तारा के पिताजी, ता से तांबा, रा से रांगा, और ये देगा तुम्हें कांसा, ब्रॉन्ज। सुना होगा ना, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो वो ब्रॉन्ज, कांसा। तो तारा के पिताजी, पीताजी, तो पी से पीतल, ब्रास, ये होता है बेटा पीतल, पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा, और जैसे जस्ता, कॉपर और जिंक। तो याद कर लेना, तारा के पिताजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, अब इसका तो कर ही देते तुम, विटामिन B12, विटामिन B12 मतलब कोबाल्ट,
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब लोहा, आयरन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, और पीतल, पीतल तांबा। ओके, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, पहले का दो, पहले का दो। ओके, या तो एक या दो, 3 और 4 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरे का 4, दूसरे का 4। ओके, इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, इस तरह से। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से। ओके, चलो आगे देखो भाई, इसी में आगे डिस्कस करते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस मतलब उसका घटक पूछ रहा है एक तरह से। और मेरी एक बात याद रखना यार, एलपीजी को छोड़ के किसी भी गैस का मुख्य घटक पूछ ले, बिना सोचे समझे मेथेन टिक करके आ जाना। क्या, फिर से सुन भैया, एलपीजी को छोड़ के किसी भी गैस का मुख्य घटक पूछ ले, बिना सोचे समझे मेरे भाई मेथेन टिक करके आ जाना। किसको छोड़ के, एलपीजी को छोड़ के। तो तुमसे पूछ ले भैया बायोगैस का मुख्य घटक बताओ, किसका, बायोगैस का मुख्य घटक बताओ। तो बायोगैस, या तुमसे पूछ ले जैव गैस, या तुमसे पूछ ले बेटा बायोगैस, जैव गैस, गोबर गैस, या तुमसे पूछ ले बेटा प्राकृतिक गैस, या तुमसे पूछ ले बेटा सीएनजी। इन सब का मुख्य घटक बिना सोचे समझे क्या बता देना बेटा, मेथेन बता देना, CH4 बता देना। अरे क्या बता देना, मेथेन। और यहां पर तुम्हें सीएनजी का पूरा नाम भी पता होना चाहिए। सीएनजी का पूरा नाम होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अरे क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसको छोड़ के बताया मेरे भाई, एलपीजी को छोड़ के। तो एलपीजी का पूरा नाम, तो एलपीजी का पूरा नाम, जल्दी से आंसर कमेंट करो, एलपीजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, एलपीजी का पूरा नाम होता है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अरे कौन सा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। और इस एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है, तो देख पी फॉर प्रोपेन, अरे पी फॉर प्रोपेन, और इसी पी से बनेगा बी, तो ब्यूटेन। लगभग 20% तो होता है प्रोपेन और 80% होता है ब्यूटेन। अगर दोनों में से भी कोई ऑप्शन में आ जाए तो बेटरली बेटा किसको टिक कर देना, ब्यूटेन। अब देखो ये मेथेन जो है ना, इसके बारे में एक बात याद रखना, मेथेन जो है ये मतलब बदबूदार गैस होती है ना, तुम जानते हो है ना, बायोगैस, गोबर गैस वगैरह इस तरह से है ना। लेकिन ये प्रोपेन और ब्यूटेन है ना बेटा, इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती, गंधहीन गैस है। तो फिर एलपीजी सिलेंडर का जब लीकेज हो जाता है तो कैसे पता चलता है, तो सिलेंडर का लीकेज हमें पता चलता है बेटा, इसमें मिलाया जाता है, बोलो जल्दी से कमेंट करो, क्या मिलाया जाता है जिसके कारण गंध आती है, इथाइल मरकेप्टेन। अरे क्या, इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है बेटा। मरकेप्टेन बोले तो SH, थायोल कहते हैं इसको, S सल्फर, सल्फर के कारण गंध आती है। लहसुन में से भी गंध किसके कारण आती है बेटा, सल्फर के कारण। तो एलपीजी सिलेंडर का, हाँ मार्कटन, ओके, मरकेप्टेन होता है, बिल्कुल बिल्कुल धर्ममाली जी, बहुत बढ़िया। तो लहसुन में से जिस तरह की गंध आती है उसी तरह की गंध आती है बेटा यहां से। ओके, आगे देखिएगा बेटा, तो तुमसे पूछ रहा है बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो बायोगैस में क्या होती है बेटा, तो बायोगैस में मेथेन तो होती है, या तो 2 या 3, मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब हाइड्रोजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम जानते हो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का जो मिश्रण है ये होता है मुमल की प्रेम कहानी। हाँ जी, बिल्कुल, जय जय राजस्थान। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अरे बताओ नीला थोथा, एक क्वेश्चन सूत्र से जरूर पूछेगा, नीले थोते का पूछ लेगा, वॉशिंग सोडा का पूछ लेगा, खाने का सोडा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन एक क्वेश्चन सूत्र का जरूर आएगा, एक क्वेश्चन सूत्र का जरूर आएगा। गिनती के 5-7 सूत्र हैं, याद कर जाना। अरे नीला थोथा, नीला थोता होता है बेटा कॉपर सल्फेट। अरे नीला थोता क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। देखो भाई, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, इसका सूत्र होता है बेटा कॉपर सल्फेट डॉट 5s2o, CuSO4 डॉट 5s2o, है ना। ये होता है तुम्हारा नीला थोथा। इसको तूतिया भी कह देते हैं रे। ZnSO4 जिंक सल्फेट है। अच्छा, नीला थोता हो गया। एक होता है बेटा फेरस सल्फेट, जिसको कहते हैं हरा कशिश, हरा कशिश। ये होता है बेटा FeSO4 डॉट 7s2o। इसी तरह से एक याद रखना बेटा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जानते हो ना, धावन सोडा, धोने का सोडा, सर्फ, डिटर्जेंट। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 डॉट 10s2o। एक होता है बेटा, ये तो धावन सोडा, वॉशिंग सोडा हो गया। एक हो जाएगा तुम्हारा खाने का सोडा, या जिसको मीठा सोडा क्या देते हो बेटा, या जिसको बेटा बेकिंग पाउडर क्या देते हो, रसोई घर में जो काम में लेते हो बेकिंग सोडा, बेकरी उद्योग में जो काम में लिया जाता है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर क्या देते हैं। ये होता है बेटा सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई, बाई रसोई में तो सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। सूत्र हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaOHCO3। क्योंकि तुम कोई सी भी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, उसमें ऐसे ही लिखा होता है तुम्हारा, है ना, दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन, है ना, या दैनिक जीवन में सामान्य विज्ञान। तो दैनिक जीवन में सामान्य विज्ञान मतलब जो चीजें तुम बार बार काम में ले रहे हो यही पूछी जाती हैं। तो सूत्रों में एक तो बेटा नीला थोथा देख जा, एक वॉशिंग सोडा देख जा, एक खाने का सोडा देख जा। इसके अलावा तुम्हारा और जो पूछ सकता है वो बता दे रहा हूं। अच्छा, इसका तो आंसर हो ही जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, नीला थोथा हो गया ना, है ना। अब इसके अलावा तुम और देख जाओ बेटा, यहां पर ही NaNO3 और एक KNO3, ये दो भी बहुत बार पूछता है। NaNO3 है बेटा सोडियम नाइट्रेट, KNO3 होता है बेटा तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना। इसको कहते हैं चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। इसको कहते हैं बेटा इंडियन साल्ट पीटर या शोरा। क्या कहते हैं? इंडियन साल्ट पीटर या शोरा। शोरा जानते हो ना, बारूद। तो बारूद, आतिशबाजी, इनमें किसका उपयोग किया जाता है बेटा? सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का। अब तुमसे कई बार ये पूछ लेता है, आतिशबाजी जो होती है, पटाखे वगैरह चलाए होंगे अभी दिवाली पे, है ना। नाथुराम जी, टेक्निकल की क्लास 7 से 8 होती है। अभी चूंकि साइंस भी मैं ही करवाता हूं, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन स्कीम लगा रखी है। एक दिन टेक्निकल, एक दिन साइंस, एक दिन टेक्निकल, एक दिन साइंस। कितने बजे? 7 से 8। ओके। अब तुमसे यह अभी दिवाली पे तुमने आतिशबाजी, पटाखे वगैरह चलाए थे, ऊपर जाके देखा तुमने, है ना,
कि रामकिशन जी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ बेटा व्हाट्सएप कीजिए हमें, ठीक है, नंबर आपके पास है। ओके, अब देखो सीधी सी बात है, प्लीज बेटा ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा आतिशबाजी पटाखे चलाए दिवाली पे, तो तुमने देखा कुछ का रंग लाल है, हरा है, पीला है, इस तरह से कलर्स थे क्या, तो पूछता है एग्जामिनर तुम्हारा कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, हरा रंग किसके कारण होता है, पीला रंग किसके कारण होता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से रहे हैं। तो आतिशबाजी में बेटा लाल रंग होता है तुम्हारा स्ट्रोंशियम के कारण, अरे किसके कारण, स्ट्रोंशियम के कारण। हरा रंग होता है बेटा बेरियम के कारण, किसके कारण, बेरियम के कारण। और पीला रंग होता है बेटा सोडियम के कारण, अरे पीला रंग किसके कारण, सोडियम के कारण होता है। बोलो आई क्या बात समझ में। तो आतिशबाजी में लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग, तो पूछता है तुमसे एग्जामिनर कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण, हरा रंग किसके कारण और पीला रंग किसके कारण। चलिए इसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कल। अभी इधर देखो, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सी सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है। तो देखो तुमसे एग्जामिनर पूछता है बेटा सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, तो बता दीजिएगा उस एग्जामिनर को कि सबसे हल्की धातु तो होती है बेटा लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है, Li। और सबसे भारी धातु होती है बेटा ओस्मियम, OS। ये तो है हल्की धातु सबसे, और ये है सबसे भारी धातु। अरे सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, तो लिथियम एवं ओस्मियम। अब देखो यहीं पर आपसे बेटा और क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, एग्जामिनर पूछेगा तुमसे सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु होती है बेटा तुम्हारी प्लेटिनम। अरे कौन सी, प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। अरे इस प्लेटिनम के बारे में याद रखना, ये सबसे महंगी धातु भी है। अरे क्या भी है, सबसे महंगी धातु। सबसे महंगी धातु प्लेटिनम है। सबसे महंगी आभूषण धातु है सोना। सबसे महंगी धातुओं में सोना जो है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे महंगी आभूषण धातु कौन सी है, सोना है। इसी तरह से बेटा तुमसे और कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तुमसे जैसे पूछेगा भविष्य की धातु, किसकी धातु, भविष्य की धातु। तो बताइए, कमेंट कीजिए मुझे फटाफट से, भविष्य की धातु कौन सी है बेटा। अब ये भविष्य के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। तो भविष्य की धातु कहा जाता है बेटा टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को, Ti। इसको रणनीतिक धातु भी कहते हैं। कौन सी धातु भी कहते हैं, रणनीतिक धातु भी इसे कहा जाता है। और देखिएगा प्यारे बच्चों, एक तुमसे पूछ लेता है भविष्य का ईंधन। तो बेटा भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन। माना जाता है एक दिन ये सूर्य वगैरह इन सब से जो ऊर्जा मिलती मतलब ये तुम्हारा ये कोयला वगैरह जो है ना, इससे ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा बेटा। उस समय सूर्य पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है सूर्य पर, नाभिकीय संलयन वाला कॉन्सेप्ट। तो उस हाइड्रोजन से तुम्हें ऊर्जा मिलती है ना। इसलिए भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है बेटा, हाइड्रोजन को। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है बेटा, टाइटेनियम को। अच्छा और देखिए आशा धातु, होप मेटल, आशा धातु कहते हैं यूरेनियम को। किसको कहा जाता है, यूरेनियम। क्यों, देखो बेटा तुम देख रहे हो अशोक गहलोत जी तो जब थे तो वो ये एक ही बात कहते थे, कोयला खत्म हो गया है, हाँ लाइट नहीं आ रही है ना। तो सीधी सी बात है, ये जो कोयला था है ना, कोयला खत्म हो रहा है धीरे धीरे है ना। तो अब इस समय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है ये अपन बेसिकली कहाँ से कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में नाभिकीय संयंत्र में इस यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो माना जाता है ये भविष्य में अपने लिए आशा है ऊर्जा स्रोत की, है ना। तो आशा धातु किसे कहोगे, यूरेनियम को। इसके बाद में बेटा एक पूछता है तुमसे भय धातु। कौन सी, भय धातु। और
भय धातु कहा जाता है प्लूटोनियम को। किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को। क्यों कहा जाता है जरा ध्यान से देखना, ये सबसे विषैला तत्व भी है। अरे प्लूटोनियम जो है ना ये सबसे विषैला तत्व भी है। क्यों है जरा सुनना। देखो यार, हिरोशिमा और नागासाकी पे तुम्हें पता है यार परमाणु बम गिराए गए थे, है ना। तो वो जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। और जब प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था बेटा, तो उस समय बेटा डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अरे कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी? डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और ये जो डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस प्लूटोनियम को क्या कहा जाता है? भय धातु कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, भविष्य की धातु टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, आशा धातु यूरेनियम, भय धातु प्लूटोनियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है इसको मैंने बताया था सबसे महंगी आभूषण धातु भी कहते हैं। तो ये जो प्लेटिनम है तुम्हारा, इसको सफेद सोना भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं बेटा? सफेद सोना। तो तुमसे पूछा जाए सफेद सोना क्या है, तो सफेद सोना बता देना बेटा प्लेटिनम है। हाँ, तुम्हारे जीके में कपास है। काला सोना अगर तुमसे पूछ ले तो काला सोना बता देना बेटा। काला सोना किसको कहते हैं? तो तुम जानते हो काला सोना, बोलो बोलो बोलो। तो काला सोना कहा जाता है बेटा पेट्रोलियम को। अरे किसको? जो पेट्रोलियम कच्चा तेल प्राप्त होता है। जैसे तुमने सुना होगा बाड़मेर की रिफाइनरी है, वहाँ पे कच्चे तेल के कुएं प्राप्त हुए, वो बिल्कुल काले रंग का होता है। उससे फिर पेट्रोल, डीजल, ये सब गैसें वगैरह अलग अलग करके प्राप्त की जा सकती हैं। तो काला सोना पेट्रोलियम। जबकि तुम बेटा जीके में काला सोना किसको बताते हो? अफीम को बताते हो। इसी तरह से ठोस काला सोना, अरे क्या? ठोस काला सोना। और ये ठोस काला सोना कहा जाता है बेटा कोयले को। किसको? कोयला। इसी तरह से बेटा द्रव सोना, द्रव सोना कहते हो तुम लोग पेट्रोल को। अरे द्रव सोना क्या है? पेट्रोल। देखो महंगा भी आता है ना, और सोने मतलब पीले पीले गोल्ड कलर का ही तो है। इसी तरह से बेटा तुमसे पूछता है द्रव चांदी। द्रव चांदी है तुम्हारी पारा। क्या? पारा। इसी तरह से बेटा हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है बेटा बांस को। किसको? बांस, बंबू। अरे बांस जान गए? बंबू। और याद रखना बांस, बांस एक घास है। बांस एक घास है। अरे बांस क्या है? घास है। सबसे लंबी घास होती है बांस। ठीक है। तो देखो सफेद सोना, काला सोना, ठोस काला सोना, द्रव चांदी, हरा सोना। इसी तरह से बेटा ये पारा जो है ना, इस पारे से भी बहुत इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन पूछता है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अरे पूछता है एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बोलो क्या टिक करोगे बेटा? पारा, मरकरी। जबकि तुमसे पूछ ले एकमात्र ऐसी अधातु बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसे जवाब दे देना बेटा ब्रोमीन। अरे क्या जवाब दे देना? ब्रोमीन दे देना। ये ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु भी कौन सी है तुम्हारी? लिथियम है। सबसे हल्की धातु भी लिथियम है। सबसे क्रियाशील धातु भी कौन सी है? लिथियम है। और सुनो ये लिथियम है ना, इसका उपयोग देखो एक तो बैटरी में करते ही अपन, ये मोबाइल बैटरी तुम्हारी लिथियम बैटरी होती है ना। साथ ही बेटा ये जो लिथियम है ना, इस लिथियम का उपयोग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले पेसमेकर में किया जाता है। किसमें किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पेसमेकर में किया जाता है। तो बोलो समझ में? बिल्कुल अनूप, सही जवाब था बेटा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो मैंने क्या कहा, यहां पर कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा था सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है, तो तुमने बता दिया बेटा कि सबसे हल्की धातु तो है लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु भी कौन सी है बेटा? लिथियम है। इसी लिथियम का उपयोग मैंने बताया एक तो मोबाइल बैटरी में किया जाता है, एक कृत्रिम पेसमेकर में किया जाता है। और देखो
तुमसे पूछ ले एकमात्र ऐसी धातु बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो टिक करके आना बच्चे पारा। और तुमसे पूछ ले एकमात्र ऐसी अधातु बताओ, एकमात्र ऐसी अधातु बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो टिक करके आना बेटा ब्रोमीन। बोलो इतनी बातें आई क्या समझ में? हाँ राजीव बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। चलिए इधर आओ। तो ये चीज़ है भैया। तो इस तरह से ये कई सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आज हमने करने की पूरी एफर्ट्स लगाए हैं। डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि पक्का एग्ज़ाम में ज़रूर फंसे, ठीक है। तो आज इतना डिस्कस किया है, अब परसों साइंस को आगे और बढ़ाएंगे। कल टेक्निकल वाली जो कल क्वेश्चन करा दिए थे उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। और तुम्हारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो कल पेपर 1 बजे से चालू हो जाएगा। 1 बजे बाद में आप कभी भी दे सकते हैं, 1 बजे बाद में कभी भी दे सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो मन लगा के मेहनत करो, जम के मेहनत करो। जिसको अभी तक भी स्टडी मटेरियल वगैरह इससे रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इश्यू है। राम सिंह चंदेल जी कह रहे हैं महेश यार सच में बताओ। हाँ सच में ही है भैया, है ना। चलो बिल्कुल, तो ये चीज़ है। तो जम के कीजिए बेटा तैयारी। ओके, धन्यवाद।